गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बिहार एसएससी, बीपीएससी एवं दरोगा में आने वाले क्वेश्चन हैं। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, नवजात शिशुओं की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी में 3 माह तक की आयु के शिशु जो होता है, नवजात शिशु, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे नियोनेटोलॉजी कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक यानी टिश्यू जो किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक, और उत्तक से मिलकर बनता है अंग का निर्माण अंग का निर्माण होता है बहुत सारे उत्तकों से मिलकर, और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी इसका राइट आंसर होगा उत्तक। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो जो हमारा कवक है वो कोशिकीय नहीं है। अमीबा एक कोशिका होता है, और क्लाइमीडोनस ये भी एक कोशिकीय होता है, और जीवाणु में भी कुछ जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, जैसे पैरामीशियम भी आता है एक कोशिकीय। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो ये दोनों बीमारी संबंधित है आँख से। इसका राइट आंसर होगा आँख। ट्रेकोमा एंड ग्लूकोमा आँख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो, क्या हो? तो AB। मतलब AB वाला जो सिर्फ केवल AB को ही रक्तदान कर सकता है। लेकिन AB जो है अगर लेने की बारी आवेगी तो वो सबसे ले सकती है, लेकिन दान करेगी तो सिर्फ AB को। और वो एक ऐसा रक्त वर्ग का समूह है जो सबको दान कर सकती है, लेकिन लेगी वो तो सिर्फ O से। क्वेश्चन नंबर 6, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। एमिनो अम्ल हमारे शरीर में जो निर्माण होती है वो प्रोटीन से ही बनती है। अमीनो अम्ल शरीर के प्रोटीन और महत्वपूर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक जैसे हार्मोन या कुछ न्यूट्रॉन्स के संश्लेषण के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। इसलिए अमीनो एसिड की आवश्यक किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो प्रोटीन के लिए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो 7 का आंसर होगा राइट आंसर ए, विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से विशालतम स्थल वन्य प्राणी कौन सा है? तो ये अफ्रीकन हाथी है जो विशालतम स्थल चर वन्य प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो 9 का राइट आंसर होगा अपघटक बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया से ही किसी चीज़ का अपघटक होता है। और हिरण के दिया उत्पादक, तो हिरण उत्पादक नहीं हुआ, हिरण तो खुद घास पे डिपेंड है। और द्वितीय उपभोक्ता लिखा है घास, हालांकि घास द्वितीय उपभोक्ता नहीं है, उसको खाने वाला प्रथम उपभोक्ता होता है, जैसे बकरी। और बकरी को खाने वाला हिरण द्वितीय होता है। प्राथमिक उपभोक्ता में दिया है तेंदुआ, जो गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता का बकरी को खा सकता है तेंदुआ, तो तेंदुआ द्वितीय होगा। अपघटक रूप में बैक्टीरिया काम करती है, जो ज़मीन के अंदर जो भी
जानवर लोग मर जाते हैं उसको तुरंत अपघटक करके मिट्टी में मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुषों में नर लैंगिक अंग कौन से हैं? अच्छा, पुष्प में बोल रहा है, फूल का जो पुष्प होता है उसमें पूछ रहा है नर लैंगिक अंग कौन सा है, तो पुंकेसर। ये क्या हुआ? नर लैंगिक अंग हुआ, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। यही पूछ देगा अगर स्त्री में कि बताओ वो स्त्री केसर के अंतर्गत जो होता है कौन कौन सा अंग आता है, तो वर्तिकाग्र या अंडाशय। अंडाशय हमेशा फीमेल में होती है, वर्तिकाग्र भी फीमेल में, वार्तिका भी फीमेल में होती है। लेकिन जब पुंकेसर के बारे में पूछ देगा तो उसके अंदर कौन कौन सा अंग होता है, तो पुंकेसर में परागकोश, परागकण, तंतु, ये सब मेल हो गया। परागकोश, परागकण, तंतु ये सब पुंकेसर के अंतर्गत आ गए हैं। क्योंकि पुष्प मादा में 2 प्रकार के जनन अंग होते हैं, एक स्त्री केसर और दूसरा नर लैंगिक। तो नर लैंगिक जो हो गया पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सोडियम। सोडियम, इसका मतलब हो गया क्या? साधारण नमक। सिंधा नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? NaCl। इसमें मुख्यतः क्या होता है? तो सोडियम Na, मतलब सोडियम, इसका Na होता है सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? देखिए दोस्तों, सोडियम Na तत्व हो गया, टीन एसएन तत्व हो गया, C4 कार्बन तत्व हो गया, लेकिन जल तत्व नहीं है। 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, एक रियल अनुपात में। तो इसको मिश्रण भी नहीं बोल सकते हैं, इसको यौगिक बोल सकते हैं। हाँ, इसको यौगिक बोलेंगे क्योंकि एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है, H2O 2:1। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसका विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है ग्रेफाइट, इसका राइट आंसर डी। विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट, और ईंधन के रूप में यूरेनियम, और यूरेनियम, ऐसे थोरियम भी कहीं कहीं इसका भी यूज होता है ईंधन के रूप में। विमंदक जहाँ भी आवेगा तो ग्रेफाइट आवेगा, जिसको धीमा करना। जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? स्कंदन। बोल रहा है जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो स्कंदन। स्कंदन का अर्थ होता है रक्त उक्त को जमाने के, जल्दी जमता है, उसको स्कंदन बोलते हैं। जो सैलून में लगाते हैं ताकि कट उठ जाए तो ब्लड बाहर ना निकले। निम्न में से कौन सा ठोस स्नेहक है? तो ग्रेफाइट, यह स्नेहक का काम करता है, एक ठोस स्नेहक है। ठोस स्नेहक मतलब हो गया जो ठोस अवस्था में होने के कारण 2 सतहों के बीच घर्षण को कम कर दे, चिकनाहट रहे। ग्रेफाइट को एक ठोस स्नेहक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो गया पास्कल का सिद्धांत। ये द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पास्कल महोदय जी ने इसका खोज किया था। हाइड्रोलिक जितना भी मशीन देखते हैं, जेसीबी वगैरह, वो पास्कल के नियम पर ही काम करती है। क्योंकि जो जल होता है उसमें जो बल लगता है ब्रेक लगाने में या कुछ भी, तो चारों दिशा पर बराबर बल लगता है किसी चीज़ को खींचने में। एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता, उसका एक समान क्या होगा? इसका राइट आंसर बी, चाल। जब एक समान चाल से कोई कण एक वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसका वेग प्रति क्षण बदलता है। वेग बदलने के कारण त्वरण एवं संवेग भी बदलता रहता है, अतः चाल एक समान रहती है। वेग उसका बदलते रहता है क्योंकि वो गोल होता है, और त्वरण भी बदलता है प्रत्येक क्षण। हर बार
मूव करेगा, डायरेक्शन चेंज होते चला जाएगा उसका, लेकिन चाल उसका एक समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण क्या होती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें। तो इसमें दिया है वायरस, कवक और जीवाणु। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3, मतलब जीवाणु और कवक। तो ये बताइए कि जीवाणु जो बोलता है बैक्टीरिया और कवक, ये दोनों में एक समानता यह है कि दोनों मृत जीवों और जानवरों या कचरों में प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, अमोनियम आयनों को जारी करते हैं जो अन्य नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। तो कुछ मिट्टी में बैक्टीरिया और कवक होते हैं जो मृत जीव या जानवर को फेंकते हैं, उसको अपघटन करके कचरे में उसको तोड़ देता है प्रोटीन, और उसको तोड़ने के बाद फिर उससे नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन वायरस ये दोनों के बीच की कड़ी है और यह अपघटक वगैरह नहीं करती है, मृत जीव पर वायरस नहीं लगती है, इसीलिए केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20, ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो गया बी, केजी जूल प्रति केजी, किलो जूल प्रति केजी हो गया। इसका अर्थ हुआ 1 किलो ईंधन या किसी अन्य पदार्थ के जलने पर निकलने वाली ऊर्जा को ऊष्मीयमान कहते हैं। ऊष्मीयमान का मात्रक यही हो गया किलो जूल प्रति केजी, उसमें मान का मात्रक हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? इसका राइट आंसर हो गया डी, थ्रोम्बोसाइट। क्या है? रक्त स्राव में रक्त को रोकना और रक्त को जमने में सहायक है। इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं, इसी थ्रोम्बोसाइट को। और इसका मुख्य कार्य शरीर में हार्मोन और प्रोटीन को क्या कराना है? उपलब्ध कराना है, थ्रोम्बोसाइट। और रक्त शरीर में जो रहती है वो किस कारण नहीं जमती है? तो वो होता है हिपेरिन के कारण नहीं जमती है। और ऐसे विटामिन में अगर पूछा जाए तो विटामिन के रक्त को जमाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखी जाए तो वह सदा वस्तु की छोटी छवि बनाएगा, जो हमारे गाड़ी का बैक मिरर में लगा हुआ रहता है, ताकि छोटी छोटी छवि बनता है और सारे रोड पर का फोटो हमें दिखाई देते हैं। जितने भी गाड़ी मोटर पीछे आ रहे होते हैं हमारे पीछे, तब छोटी छोटी फोटो सभी का बनता है, वो उत्तल दर्पण पर ही होता है, गाड़ी का साइड मिरर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है किसके द्वारा? तो प्रकाश के द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश के द्वारा शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। कब दिया गया था? तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1930 में, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा इलियम। छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहते हैं, जो छोटा आंत होता है वो क्षुद्र आंत या छोटी आंत भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर
होती है। इलियम इसका एक भाग है, किसका? छोटी आंत का, जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अमीनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण इसकी दीवारों में बनी रंसाकुरों द्वारा होती है। मतलब छोटा छोटा रोमा रहेगा, रोमा, बहुत सारे रोमा रहेगा, उसी से अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत में इलियम होता है, उसी के द्वारा अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत की लंबाई 5.5 मीटर, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। इसका राइट आंसर हो गया मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का संबंध उच्च आय से है। जब वस्तु की पूर्ति में वृद्धि ना हो पाने के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग अधिक होने से मूल स्तर में लगातार तेज संचय अस्थायी वृद्धि हो, तब मुद्रास्फीति होती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई? अप्रैल 1957 में। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत अप्रैल 1957। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक, इसका आंसर होगा सी, कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। यदि कर्मचारी चाहे तो अपना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं, उसे कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। 1991 में नई औद्योगिक नीति में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक कर्मचारियों के भार से मुक्त करने हेतु एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रारंभ की थी, जिसे गोल्डन हैंडशेक के नाम दिया गया। कहने का अर्थ है कि 1991 में नई उद्योग नीति लाया सरकार। उस समय कर्मचारियों का भार अधिक था, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम है सरकारी उपक्रम पे, तो वो कर्मचारियों के भार से मुक्त करने के लिए सरकार लाया कि जिसको इच्छा है वो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। उसी का नाम पड़ा गोल्डन हैंडशेक नीति। क्वेश्चन नंबर 29, किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी के एक पुस्तिका विकसित की है? 29 का आंसर होगा सी, नीति आयोग। ये क्या किए हैं? एजेंसी ने, राज्य ने सांख्यिकी की एक पुस्तक विकसित किए हैं, जिसका नाम है हैंडबुक। उसी का विकसित किया, उसे नीति आयोग। उस बुक में है जितने भी भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके लिए प्रमुख आंकड़ा उसमें रखा गया है इस हैंडबुक में। इसको नीति आयोग ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 30, वाणिज्य के किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सी, स्टॉक बाजार से। बुल एक बाजार है जो बढ़ रहा है और जहां अर्थव्यवस्था क्या है? समृद्ध है, जबकि बियर एक बाजार एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो घट रही है, जहां अधिकांश स्टॉक गिरावट हो रहे हैं। बुल बढ़ रही है, बियर घट रही है, दोनों एक प्रकार का बाजार ही है, स्टॉक बाजार। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। कोर सेक्टर कौन से सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4 में सभी। कोयला, पेट्रोलियम, सीमेंट, स्टील, ये सब कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जितना भी उत्पादन की चीज़ हो गया, जैसे बिजली हो गया, इस्पात हो गया, रिफाइनरी हो गया, जो भी उत्पादन है, कच्चा तेल से उत्पादन है, कोयला है, सीमेंट है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, सब कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसमें 8 प्रमुख क्षेत्र हैं कोर सेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 32, महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासन काल में उपदेश दिए? तो ये दोनों दिए थे बिंबिसार के शासन काल में, महावीर और बुद्ध दोनों।
क्वेश्चन नंबर 33, आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला, हिंडन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर बी, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो थे किस वंश के थे? ये तुलु वंश के शासक थे और उन्होंने ही तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद के लेखक हैं। अमुक्तमाल्यद के क्या पुस्तक को लिखे हैं? कौन? कृष्णदेवराय जो तुलु वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? इसमें दो गो शासक ऐसे हुए जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे, एक बाबर और दूसरा जहांगीर, जिन्होंने आत्मकथा अपनी स्वयं लिखी, बाबर एवं जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? इसका राइट आंसर होगा सी, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन कब आया था दोस्तों? 1595 ईस्वी में यह पहला जहाज था, अंग्रेजी जहाज था जो भारत आया था, रेड ड्रैगन 1595 में। क्वेश्चन नंबर 37, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका राइट आंसर सी होगा, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी, जमान शाह। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष में अपने राज में मिलाया था? इसका राइट आंसर 1856, डलहौजी के कार्यकाल में पंजाब को ब्रिटिश राज में क्या किया? मिलाया गया था। पंजाब को ब्रिटिश राज में कब मिलाया? तो 1856 में। कौन? तो उस समय डलहौजी था। क्वेश्चन नंबर 39, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। क्या कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या नए भारत का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 40, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? इसका राइट आंसर होगा 40 का सी, कविताओं का संग्रह है, जो इनको भी दिया गया था नोबेल पुरस्कार कब? 1913 में, गीतांजलि के लिए ही दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ऐसा कविता उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड रिपन को अस्थाई स्वशासन का जनक कहा जाता है, जो इन ऑप्शन में से कोई मैच नहीं कर रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, जो कॉर्नवालिस है ना, क्या कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक। और लॉर्ड रिपन को कहा जाता है अस्थाई स्वशासन। और लॉर्ड डलहौजी तो जानवे करते हैं रेल लाया, डाक टिकट। और लॉर्ड लिट्टन को तो जानवे करते होंगे 1856 से 60 लिट्टन, और बाद फिर रिपन आता है, वो भी 4 साल रहते हैं, 60-64। क्वेश्चन नंबर 42, हाँ तो इसका आंसर क्या था? अस्थाई स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, अस्थाई स्वशासन लॉर्ड रिपन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किसने सेंड्रोकाट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? तो यह है विलियम जोन्स, जो चंद्रगुप्त
सेंद्रोकाइट्स की पहचान किससे किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य से किया, विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 43, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या हुआ? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, कि मतलब कि कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में नियंत्रक एवं महालेखाकार की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो ये कैग के बारे में पूछे दोस्तों, तो यहाँ जो ऑप्शन है 2, 3, 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं होगी। कैग के लिए जब भी नियुक्ति होती है तो 6 वर्ष के लिए होती है, और किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के लिए। ये अनुच्छेद 100 मेन रूप से 148 में है, लेकिन 148 से 51 के बीच में इन कैग के बारे में ही जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 21 में। बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त है विधि द्वारा विहित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। इसका राइट आंसर बी, 1971 की जनगणना पर। संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। अब यह जो आवंटन है 2026 तक रहेगा, जो भी लोकसभा में सीट है इसको अभी कोई चेंज नहीं करेगा। 2026 में फिर से सीट बढ़ेगा सब राज्य के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अनुच्छेद 82 के तहत 1971 से जनगणना हुआ था, अभी तक चली आ रही है। लोकसभा में सीटों हर राज्य के लिए कितना सीट है जो। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारण करता है? इसका राइट आंसर हो गया बी, अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्ति विशेषाधिकार को क्या करता है? निर्धारित करता है। संसद की शक्ति और उसके सदस्यों का भी विशेषाधिकार दोनों को निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए? अगर वो एडवोकेट है तो 10 वर्ष के लिए कम से कम, अगर किसी भी न्यायालय में वो उच्च न्यायालय में वो 10 वर्ष की वकालत का अनुभव है तभी इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, 2 और 4 केवल सही है। 2 नंबर, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। और 4 में यह त्रिस्तरीय मॉडल है, ये त्रिस्तरीय मॉडल है। और जब भंग होती है पंचायत तो 6 माह के अंदर क्या कराया जाएगा? चुनाव कराया जाता है। और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है, जो गलत है, लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है, 50% ही हो जाएगा।
और ये 73वें संविधान के 12वें अनुसूची में है। गलत है, ये 11वें अनुसूची में, 12वें में तो नगर पालिका के बारे में है, ये 11वें अनुसूची होगा। अच्छा, और 33% महिला के लिए भी सीट आरक्षण है। 73वें संविधान संशोधन के तहत 33% आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट जिसको कहते हैं का सूत्रपात किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर है चलित न्यायालय। जहाँ भी किसी प्रकार का विवाद हुआ तो जज वकील सब गाड़ी से पहुंच जाते थे, वहीं पे फैसला हो जाता था ऑन द स्पॉट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने चलित न्यायालय का सूत्रपात किया था। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भी भीड़ को देखते हुए लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने तत्काल व्यवस्था किया, जो कि चलित न्यायालय के रूप में आज प्रचलित है। स्वतंत्रता का अर्थ है 52 का C, केवल 1 और 2 दोनों। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, कि किसी देश के द्वारा हमारे देश पर शासन नहीं होना, बाहरी कोई भी देश किसी प्रकार के प्रतिबंध का अभाव होना। ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, यही स्वतंत्रता का रियल हुआ। क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जनमत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो कितना? वैध मतों का 1/6 भाग। इसी को कहते हैं जमानत जब्त होना। अगर 1/6 प्राप्त नहीं थे, कोई उम्मीदवार जितना भी वैध मत पड़ा है उसका 1/6 भाग प्राप्त करने में अगर असमर्थ हुआ तो वो जमानत खो देता है। जो भी जमानत का राशि होता है वो नहीं मिल पाता फिर उसको। क्वेश्चन नंबर 54, जमानत का नहीं, सॉरी, जो शुरू में जमा होता है रुपया, वही रुपया वापस नहीं होगा। 54, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? BR अम्बेडकर ने संविधान को क्या कहा था? एक पवित्र दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 55, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? सामवर्ती सूची में। इसका राइट आंसर C, आर्थिक नियोजन सामवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका राइट आंसर होगा C, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। इसका गठन कब हुआ था संविधान सभा का? 9 दिसंबर 1946 को। इसका जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उसके उपाध्यक्ष जो बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो बने थे 9 दिसंबर 1946 को। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किए थे। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था कर दी? भारत शासन अधिनियम 1935। कह रहा है कौन सा अधिनियम है जो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? तो संघीय शासन का व्यवस्था भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भी भारत से पृथक किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही बर्मा को भारत से पृथक किया गया। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व प्रसिद्ध द थ्री जॉर्ज डैम किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है चीन। द थ्री जॉर्ज डैम कहाँ स्थित है ये? तो चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा B, HC मुखर्जी। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी, उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी।
क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो मौलिक एक अधिकार होता है, एक कर्तव्य होता है। तो अधिकार तो आ से अधिकार, आ से अमेरिका, मौलिक अधिकार अमेरिका, लेकिन यहाँ कर्तव्य है तो रूस। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। और आ से अधिकार आ जाएगा तो आ से अमेरिका हो जाएगा मौलिक अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून झील नहीं है? लैगून नहीं है, तो पेरियार झील जो है एक लैगून झील नहीं है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झील लैगून झील कहलाती है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, अतः यह लैगून झील नहीं है। मतलब जो समुद्र से अलग होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित करता है, छिछले खारे पानी का जो झील बनाती है, वही हो गया लैगून झील। पेरियार झील को नदी से पानी मिलती है, इसलिए लैगून झील नहीं हो गया, उसको समुद्र से मिलती है पानी। क्वेश्चन नंबर 62, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो गया 800 से 1200 मीटर। शिवालिक श्रेणी यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, या इसको सबसे छोटी श्रेणी भी बोलते हैं, लघु हिमालय भी बोलते हैं इसको। हिमालय की सबसे दक्षिणी में है, जो कि 850 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है, रेंज में है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति जो एक प्रसिद्ध जनजाति, यह जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। क्वेश्चन नंबर 64, जापानी पर्वतारोही जुंको तबई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? इसका राइट आंसर होगा सी, 1975 में। 16 मई 1975 को जुंको तबई ने इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वे दुनिया की प्रथम महिला बनी जो जापान की रहने वाली थी। पर्वतारोही जुंको तबई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला 1975 में चढ़ी थी, 16 मई 1975। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में चर्चा में रहा गलवान घाटी का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? इसका राइट आंसर हो गया सी, लद्दाख से। क्योंकि जुलाई 2020 में भारत तथा चीन के मध्य गलवान घाटी में तनाव की स्थिति बनी रही। गलवान घाटी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 66, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है। अरावली दुनिया के सबसे लंबी श्रृंखला भी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के बीच में रहती है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई के समुद्र तल से ही भारत का क्या औसतन मापा जाता है? इसकी औसतन की क्या है, इसका ऊंचाई है? समुद्र औसतन समुद्र तल मापा जाता है, गहराई मापा जाता है। कहाँ से? तो चेन्नई से। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है? तो सिक्किम 7 बहनों में से नहीं है। बाकी त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ये लोग है, जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उधर वो है 7 बहनें।
नागालैंड भी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता पहाड़ी स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में ही है। क्वेश्चन नंबर 70, सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। सहरिया मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 71, BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का नया प्रायोजक किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी, ड्रीम 11 को। BCCI ने ड्रीम 11 को IPL का नया प्रायोजक बनाया है। प्रायोजक मीन्स नया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बनाया गया, प्रचारक। इसे विवो का स्थान दिया गया। पहले विवो था, अब आ गया इंडियन प्रीमियर लीग के लिए ड्रीम 11। क्वेश्चन नंबर 72, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान क्या रहा? इसका राइट आंसर होगा सी, 72 का 47वां स्थान रहा पटना का। स्वच्छ रिपोर्ट सर्वेक्षण में पटना का स्थान 47वां रहा 2020। विश्व व्यापार संगठन WTO को पहले कहा जाता था, इसको पहले गैट कहा जाता था, जिसका स्थापना 1948 में हुआ। लेकिन पूछेगा WTO का स्थापना तो 1 जनवरी 1995 में हुआ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में। और WTO के पूर्व का नाम क्या हुआ? तो गैट था, गैट के रूप में इसका नाम था, जिसका स्थापना 1948 में ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कर्लिंग पुरस्कार जो है ये गलत है। ऑस्कर 1929, मान बुकर पुरस्कार 1969, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969। कर्लिंग पुरस्कार जो है 1952 से दिया जाता है और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ये, सितारा देवी। ये भारतनाट्यम की नहीं है, क्योंकि सितारा देवी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है, इनका कथक है। ऐसे भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा डी, तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। लोग वहाँ घूमने के लिए भी जाते हैं। नारायण कार्तिकेयन, करुण चंदोक प्रमुख व्यक्ति संबंधित है किससे? कार रेसिंग से संबंधित है। नारायण कार्तिकेय तथा करुण चंदोक। क्वेश्चन नंबर 79, केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? केसर की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। इसका पौधा वर्षा एवं हिमपात दोनों सहन कर लेती है, इसलिए दोमट मिट्टी आवश्यक है केसर खेती के लिए। निम्न में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है। बराक नदी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से होकर बहती है तथा उसके बाद बांग्लादेश में एवं ब्रह्मपुत्र नदी में फिर क्या होती है? बांग्लादेश के बाद मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट होऊंगा और फिर नया टेस्ट सीरीज डालते रहूँगा इसी प्रकार से। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।